हम कल टॉपिक चल रहा था हमारा कॉस्ट, जिसमें हमने अल्पकालीन लागत शॉर्ट रन मार्केट कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। मैंने आपको न्यूमेरिकल करने के लिए कहा था, उसके डायग्राम्स बनाने के लिए कहा था, वो डायग्राम भी आपने लगभग लिख लिए, बना लिए। अब अल्पकालीन लागत की 7 अवधारणाएं होती है। अब सातों अवधारणाओं की डायग्राम्स जो कर्व्स वो बनते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, साथ ही साथ शेप के बाद अब हम उनमें संबंध भी देखेंगे। तो आपने ही डायग्राम बनाया, उसके आधार पर अब हम उनकी शेप्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कुल लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत के मध्य वो कैसे दिखते हैं, क्या उनकी शेप होती है, साथ ही साथ हम उनके संबंध के बारे में भी देखेंगे। आपने ही डायग्राम बनाया, मेरे बच्चों ने भेजा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि एक्स एक्सिस पर आपने इकाइयां ली थी, वाई एक्सिस पर आपने लागत यानी कि कॉस्ट ली थी। जब आपने डायग्राम बनाया तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत का वक्र बना था कुछ इस तरीके से, जो कि वाई अक्ष एक्स अक्ष के समानांतर था। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की शेप होती है एक्स एक्सिस से पैरेलल, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स। प्रोडक्शन चाहे जीरो हो या कितना भी हो, ये प्रोडक्शन बढ़ने का एरिया है, कितना भी प्रोडक्शन बढ़ता जाए घटता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स ही रहती है। अब आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का नंबर। आपने जो कुल परिवर्तनशील लागत बनाई, तो कुल परिवर्तनशील लागत वक्र जीरो से शुरू हुआ था और ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तो ये होता है कुछ इस तरीके से, अगर आप फ्री हैंड बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा TVC। कुल परिवर्तनशील लागत वक्र की आकृति जीरो से शुरू होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हुए धनात्मक प्रवणता वाली होती है। The shape of total variable cost is positively upward sloping curve which starts from origin। जब आपने टोटल कॉस्ट बनाया तो टोटल कॉस्ट की शेप होती है ऊपर की तरफ उठता है, फिर घटता है, फिर उठता है, ये टोटल कॉस्ट होता है। और कुल लागत वक्र की आकृति भी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए धनात्मक प्रवणता वाली होती है, यानी कि कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों ही वक्रों की आकृति ऊपर की तरफ बढ़ते हुए धनात्मक प्रवणता वाली होती है। फर्क इतना सा है कि TVC तो जीरो से शुरू होती है और TC यानी कि कुल लागत y अक्ष से शुरू होती है। और y अक्ष से शुरू होने का बहुत सिंपल सा रीजन है कि TC में TVC प्लस TFC यानी कि कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का योग होता है, इस वजह से y अक्ष से भी शुरू होती है और TVC के हर पॉइंट पर कोई ऊपर रहती है। साथ ही साथ अब मैं इनमें रिलेशनशिप बता देता हूं कि रिलेशनशिप ये है कि इसके हर आउटपुट लेवल पर, इस वे में हर आउटपुट लेवल पर इनमें जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कह लो या डिफरेंस कह लो, वो इक्वल होता है। द डिफरेंस बिटवीन और द डिस्टेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल और सेम एट ऑल प्रोडक्शन लेवल। प्रत्येक उत्पादन इकाई पर कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के मध्य जो दूरी, जो अंतर होता है, वो स्थिर या समान ही रहता है। ये इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे। ये इनके मध्य संबंध को भी बता दिया मैंने हाथों हाथ के, जीरो से शुरू होता है, y एक्सिस से शुरू होता है और हर पॉइंट के बीच में इनके मध्य जो अंतर होता है वो कुल स्थिर लागत इक्वल होता है, क्योंकि वो कुल स्थिर लागत के बराबर होता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों कर्व कभी भी कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम हमारे औसत की तरफ बढ़ते हैं। औसत की बात करें तो औसत स्थिर लागत की बात करते हैं सबसे पहले कि भाई औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति कैसी होती है। औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति कुछ ऐसी होती है। सेम वही एक्स अक्ष पर आप लोग क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पे आप लोगों को कॉस्ट ही होती है। द शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, यानी कि औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति नीचे की तरफ गिरते हुए ऋणात्मक प्रवणता वाली होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं।
आयताकार अतिपरवलय के नाम से भी जानते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला BOLA यानी कि आयताकार अतिपरवलय, इस नाम से भी जानते हैं। तो औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति नीचे की तरफ करते हुए ऋणात्मक प्रवणता वाली क्वेश्चन आ जाए बाय चांस 1 मार्क्स का कि भाई औसत स्थिर लागत वक्र को आयताकार अतिपरवलय क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर इस कर्व के हर पॉइंट पर क्वांटिटी और कॉस्ट यानी कि इकाई और लागत का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है। यहाँ भी उतना ही आएगा, यहाँ भी उतना ही आएगा। अगर 20 आया है इस पॉइंट पर तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, हर पॉइंट पर 20 ही आना है, क्योंकि ये तो कुल स्थिर लागत ही होती है। क्वांटिटी इनटू कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमेशा सेम ही आना है। इस वजह से इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, तो औसत स्थिर लागत वक्र की आकृति नीचे की तरफ गिरते हुए ऋणात्मक प्रवणता वाली होती है। 4 डायग्राम हो गए आपके। अब बचते हैं 3 डायग्राम। 3 डायग्राम का नाम है औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो तीनों के कर्व की शेप अंग्रेजी भाषा के अक्षर U के समान होती है। द शेप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, द शेप ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज लाइक इंग्लिश लेटर U। तीनों की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर U के समान होती है। ठीक है, U के समान होती है। आपने भी डायग्राम बनाया, वहां भी U के समान ही थी। सेम वही एक्स एक्सिस पर आप लोगों को क्वांटिटी चाहिए होती है, क्वांटिटी लेनी है, और यहाँ पर आपको कॉस्ट की जरूरत है। अब आप लोग अगर तीनों कर्व एक साथ आपने भी बनाए हैं तो तीनों कर्व बनाने का मेरा उद्देश्य ये था, और इन तीनों को एक साथ बनवाने का उद्देश्य ये था यही संबंध आपको क्लियर हो जाए। आज मैं ये जो संबंध बोल रहा हूं वो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे यदि आप लोगों ने मेरा कल का होमवर्क ढंग से कंप्लीट किया है। आप अपने ही बनाए हुए डायग्राम के आधार पर मेरी आज की स्टडी को बड़ी आराम से समझ सकते हैं कि हाँ ये हमने भी किया है और ये संबंध रियलिटी में होता ही है। तो देखिए तीनों के कर्व्स आपने जो बनाए थे कुछ ऐसे, मार्जिनल कॉस्ट कुछ ऐसा बना था आपका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और ऐसा बना था, और एवरेज कॉस्ट थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुआ था और कुछ ऐसा बना था। ठीक है, ये तीनों कर्व कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। अब हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, सीमांत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत में हम लोग संबंध देखेंगे। तो सुनते जाइए। सबसे पहला पॉइंट, दोनों ही वक्रों की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर U के समान होती है। द शेप ऑफ बोथ कर्व इज लाइक इंग्लिश लेटर U। सेकेंड पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट, इसके बाद यानी फर्स्ट पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सीमांत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत दोनों ही घटते हैं, परंतु सीमांत लागत तेजी से घटता है और औसत परिवर्तनशील लागत धीरे-धीरे घटता है। मार्जिनल कॉस्ट declines and average variable cost also declines, but marginal cost declines rapidly or fastly. Okay? Next point, जिस पॉइंट पर आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो बिंदु एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का न्यूनतम स्तर होता है। आपने प्रोडक्शन भी पढ़ा, प्रोडक्शन में भी आपने मार्जिनल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन
और एवरेज प्रोडक्शन यानी औसत उत्पादन के संबंधित तो वहां टॉप पॉइंट होता है क्योंकि वो उल्टे यू के समान होते हैं और यहाँ सीधे यू के समान होते हैं, इसलिए न्यूनतम स्तर होता है। जिस पॉइंट पर आकर सीमांत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत एक दूसरे को काटे वह इसका न्यूनतम स्तर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस बिंदु के बाद दोनों ही वक्र बढ़ते हैं यानी कि सीमांत लागत भी बढ़ता है और औसत परिवर्तनशील लागत भी बढ़ता है, परंतु मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत तेजी से बढ़ता है और औसत परिवर्तनशील लागत धीरे धीरे बढ़ता है। ओके, तो ये इसके रिलेशनशिप हुए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रिलेशन। वही सिंपल सी बात जैसे पहला था कि मार्जिनल कॉस्ट तेजी से घटता है और तेजी से बढ़ता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट धीरे धीरे घटता है धीरे धीरे बढ़ता है। जिस पॉइंट पर आकर मिलता है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट होता है। चलिए अब हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं बेटा मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में। इसमें नहीं, अब हम लोग ऊपर वाले कर्व में रिलेशन देखेंगे। केवल एक लाइन हट जाएगी वरना सब कुछ सेम लगेगा आपको। देखिए पहला पॉइंट हमने इसमें भी बोला और उसमें भी बोलेंगे, दोनों वक्रों की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर यू के समान होती है। The shape of both curve is like English letter U। सेकंड पॉइंट नहीं है इसमें, यानी कि सेकंड पॉइंट जो इनका था कि मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है, ये सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए हमें इसकी बात करनी नहीं है। हम सीधे थर्ड वाले पॉइंट पर आ जाते हैं कि दोनों घटते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी घटता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी घटता है, परंतु मार्जिनल कॉस्ट तेजी से घटता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट औसत लागत धीरे धीरे घटता है। नेक्स्ट पॉइंट भी सेम ही है, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं, वह पॉइंट एवरेज कॉस्ट का न्यूनतम स्तर होता है, लोएस्ट पॉइंट होता है। नेक्स्ट, इस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों ही बढ़ते हैं, परंतु मार्जिनल कॉस्ट तेजी से बढ़ता है और एवरेज कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कि सेम इसमें भी वही कि मार्जिनल कॉस्ट का नेचर तो क्या है, तेजी से घटना और तेजी से बढ़ना, और एवरेज चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, उन दोनों का नेचर ये वो धीरे धीरे घटते हैं और धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। जिस पॉइंट पर आकर मीट करे वो उनका यानी औसत का, चाहे एवरेज कॉस्ट हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, उनका लोएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देखेंगे भाई एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में, इन दोनों में, दोनों औसतों के मध्य रिलेशन देख ले हम लोग एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत के मध्य हम लोग संबंध देखते हैं। तो देखिए दोनों ही वक्रों की आकृति अंग्रेजी भाषा के अक्षर यू के समान होती है, और दूसरा पॉइंट हर इकाई स्तर पर, हर प्रोडक्शन लेवल, हर क्वांटिटी लेवल पर इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है, दूरी जो होती है, डिफरेंस जो होता है वो लगातार घटता जाता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। क्यों घटता चला जाता है भाई? कि इन दोनों के बीच में यानी कि एवरेज कॉस्ट में से अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट बचती है, यानी कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो दूरी अंतर डिफरेंस होता है वो औसत स्थिर लागत के बराबर होता है। और अभी अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया कि औसत स्थिर लागत कैसा होता है कि क्वांटिटी बढ़ते जाने के साथ ये घटता जाता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता है, डेक्लाइन होता है। आपने आपकी तालिका में भी आपने देखा था, आपने जो टेबल बनाई उसमें भी आपने देख रहे हो, जैसे जैसे क्वांटिटी घटती जा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है एवरेज फिक्स कॉस्ट भी घटती जा रही है। तो इस वजह से, और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट भी है, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को मतलब टच करेंगे ना इंटरसेक्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो होती ही नहीं है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो आएगी ही आएगी, ये निश्चित है। ओके, तो इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप कंप्लीट होते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कल कंटिन्यू करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा लॉन्ग रन मार्केट कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्केट कॉस्ट हो चुका है, शॉर्ट रन मार्केट कॉस्ट के सारे न्यूमेरिकल, सारे जो डायग्राम्स है वो सब हमने देख लिए हैं। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अब आपका कल का टॉपिक बचता है लॉन्ग रन मार्केट कॉस्ट, साथ ही साथ हम इसके रिलेशनशिप पे देख लेंगे और कुछ एडिशनल टाइप्स जो है कॉस्ट के वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अपनी बुक को साथ लेकर बैठेंगे, आप अपनी बुक में से थोड़ी बहुत स्टडी करके तैयार भी रखेंगे। इससे रिलेटेड वापस रिपीट करता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्रीवियस वीडियोस में कोई डाउट हो तो आप बड़े आराम से कभी भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।